विपक्ष को बहिष्कार करते हुए, राष्ट्रपति अभिभाषण का भी बहिष्कार करते हुए देखा है। जो आसन पर बैठे हैं सभापति, उनकी ओर कागज फेंकना, के राइटर्स के टेबल पर चढ़ जाना, महिला सांसद उनको घेरेंगे, पहले कभी नहीं था। कुछ अनहोनी हो सकती है अगर इस भय से प्रधानमंत्री का देश में भाषण नहीं हो। से डरावनी स्थिति भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से, भारत राष्ट्र की दृष्टि से कुछ नहीं हो सकती। कुछ न कुछ इस देश में श्रीलंका जैसा हो जाए, कुछ नेपाल जैसा हो जाए, कुछ बांग्लादेश जैसा हो जाए, तो उनकी सारी रणनीति, सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द चलती है। कांग्रेस का वामपंथीकरण भी हो गया है क्या? नहीं, वामपंथीकरण नहीं, इसको नक्सलीकरण कहेंगे तब सही शब्द होगा। ऐसे कैसे एक साथ 7 महिला चली जाएगी? जिन लोगों ने नियम बनाए थे उनको कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार से कभी कोई विपक्ष का नेता हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अवधेश सर। सर, बहुत दरअसल बहुत धन्यवाद जी सर, ये आपसे बेहतर कोई समझाएगा नहीं। और भी जो जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश के अंदर, और सबसे बुरी बात है कि देश की संसद के अंदर, और 4 फरवरी को जिस तरह की चीजें सामने आई, स्पीकर का सामने से आकर कहना कि भाई मैंने प्रधानमंत्री से नेता सदन से आग्रह किया कि आप लोकसभा में मत आइए। देश की संसद को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, अगर वहां भी इस तरह की चीजें, और वो भी हमारे माननीयों द्वारा हो रही है, तो ये किस तरह राजनीति किस तरफ जा रही है। दूसरा, क्या इतिहास में कभी कुछ ऐसा इस तरह का आपको याद आता है कि कुछ ऐसा देश की संसद के अंदर हुआ हो? देखिए, हमने संसद में विपक्ष को बहिष्कार करते हुए, राष्ट्रपति अभिभाषण का भी बहिष्कार करते हुए देखा है। हमने जो है प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान डालते देखा है। लेकिन 2 स्थितियां कभी नहीं देखी थी, ये 15-16 के बाद से शुरू हुआ है कि आप जो जो आसन पर बैठे हैं सभापति, उनकी ओर कागज फेंकना या वहां जाकर के राइटर्स के टेबल पर चढ़ जाना, ये शुरू हुआ है पिछले 6-7 वर्षों से। ये पहले कभी नहीं था। विधानसभा में होते थे, भारत की संसद में यह दृश्य नहीं आता था। अब लोकसभा, राज्यसभा में यह दृश्य मैं लगातार देख रहा हूं। जब यूपीए शासनकाल का अंतिम समय था, खासकर फरवरी 2013, जब तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का विभाजन हो रहा था, तो कांग्रेस के अंदर भी जो आंध्र प्रदेश के सांसद थे वो इससे सहमत नहीं थे, तेलुगु देशम सहमत नहीं होते थे, तो बहुत सारे भिड़ंत भी हुए उसमें। और एक नौबत ऐसी आ गई कि उस बिल को पारित करना है तो मारपीट हो सकती थी। तो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में राज्यसभा में सारे दरवाजे बंद करने पड़े, मार्शल सारे दरवाजे पर खड़े थे और उस बिल को पारित कराना पड़ा। और संसद में थोड़ी, लोकसभा में हुआ था, और लेकिन परिसर के बाहर जो एक सांसद थे वहां के, उन्होंने और जो मिर्च का एक स्प्रे कर दिया था, कुछ और चीज होने लगी थी, तो कई सांसद हेलमेट पहन के आने लगे थे। ये सब हुआ था वही यूपीए शासन काल में, तेलंगाना विधेयक को लेकर, जो आंध्र प्रदेश विभाजन के लिए जो कानून बनाया जाना था, उसको लेकर के ये समस्या आई थी वहां। तो ये स्थिति हमने कभी नहीं देखी, और ये तो अभूतपूर्व स्थिति है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण इस कारण नहीं हो, क्योंकि ये भय पैदा हो जाए कि विपक्ष की कोई रणनीति है, महिला सांसद उनको घेरेंगे और कुछ अनहोनी हो सकती है अगर इस भय से प्रधानमंत्री का देश में भाषण नहीं हो। इससे खतरनाक स्थिति, इससे डरावनी स्थिति भारत के लोकतंत्र की दृष्टि से, भारत राष्ट्र की दृष्टि से कुछ नहीं हो सकती है। जब बोफोर्स कांड चल रहा था, तो मैंने देखा है और आप सब ने भी देखा, देश ने भी देखा है कि सारे विपक्ष के सांसदों ने एक साथ त्याग पत्र दे दिया। बिना विपक्ष के लोकसभा रह गया, तब भी यह स्थिति पैदा नहीं हुई। तो यह एक नई स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मुझे अब ये कहां जाएगा कहना बहुत कठिन है। आप कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी आ जाते वहां, और वो जो 7-8 महिला सांसदों के नाम आ रहे हैं जो उनके स्थान, वो प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास बैठे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री को रोकने की ही कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या स्थिति होती? किसी भी संघ पार्टी के
नेता को या किसी गठबंधन के नेता को रोकने की कोशिश की जाएगी तो उस गठबंधन, उस पार्टी के लोग उसका प्रतिरोध करने आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर वो वहां आते फिर क्या स्थिति होती पार्लियामेंट में? अगर प्रधानमंत्री धक्का मुक्की में गिर भी जाते, हालांकि वो उतने कमजोर नहीं है, कम से प्रधानमंत्री तो हाथ नहीं चला सकते थे, रोक नहीं सकते थे, क्या स्थिति पैदा होती? और अब तो लोकसभा अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड अपने आसन से बयान दिया है कि जिस प्रकार की जानकारी थी, मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि आप सदन में न आए, वहां कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। तो अब तो ये लोकसभा ने इसको रिकॉर्ड में रख दिया है। तो जाए अगर लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि ऐसे थोड़े प्रधानमंत्री भाषण न दे कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो विपक्ष का उत्तर मिलता है, उससे राजनीति चलती है, लंबे समय तक उसकी प्रतिध्वनि होती है, लोग सुनते हैं। तो अगर ये लोग कहता है कि अध्यक्ष उनके साथ मिले हुए हैं, तो वहां तो अध्यक्ष का दायित्व होता ना उसका भाषण करवा देना, ताकि इन प्रश्नों का उत्तर आ जाए। जो राज्यसभा में मोदी जी ने जो बोला है राज्यसभा में, वो लोकसभा में उससे और तरीके से बोल सकते कि लोकसभा में तो इन्हीं पर बोलना है, राज्यसभा में तो वो सब है नहीं। तो अगर लोकसभा अध्यक्ष ने रखा है तो इसकी जानकारी शायद हमारे आपके पास नहीं आएगी। लोकसभा अध्यक्ष के पास, उनके सेक्रेटेरिएट के पास, वहां सुरक्षा एजेंसियों के पास और कुछ जो पत्रकार नियमित रूप से पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उनके पास कुछ विशेष जानकारी होगी। और हाँ अभी एक पत्रकार जी सर, दरअसल ये पूछ रहा था कि क्या कांग्रेस को ये लगा, क्योंकि कांग्रेस ऐसा मानती है, राहुल गांधी बार बार कहते रहे कि मुझे नहीं बोलने दे रहे, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बोलने से रोका जा रहा है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एक्सपोज हो जाएंगे। तो कांग्रेस ऐसा मानती है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, और उसके बाद कांग्रेस ये तय करती है कि देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने दिया जाएगा, और उसके बाद ये नहीं, तमाम स्थिति उत्पन्न की जाती है। ये भी दृश्य हम लोगों ने देखा है कई बार। अटल जी कहा करते थे कि जब संजय गांधी थे और चौधरी चरण सिंह और कोई बोलने के लिए खड़ा हुआ तो वो बहुत शोर मचाने लगते थे उनके लोग। जैसे अभी कमलनाथ जी वगैरह थे, तो होते थे कि हम लोग बोलते थे कि अगर इनको नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम लोग प्रधानमंत्री को भी बोलने नहीं देंगे। राजनीति में ये बयान स्वाभाविक है, इस बयान में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट नियम से चलती है। अगर सदन ने कोई नियम तय किया या एक आदेश दे दिया सदन ने कि एक व्यवस्था दे दी कि इसके तहत बातचीत होगी, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का दायित्व ये बनता है कि नहीं कि सदन की मर्यादा, गरिमा, उसकी प्रक्रिया, बनाए गए नियम, पिछले परंपरा और जो कुछ आसन कह रहा है उसके अनुरूप हम आचरण करें और बोले। पहली बार देश को ऐसा विपक्ष का नेता मिला है जो पहले दिन से तय करके आया है कि जो कुछ मैं चाहता हूं, जैसे चाहता हूं वही बोलूंगा, वैसे ही बोलूंगा। सदन का कोई नियम हम पर लागू नहीं होगा, जिसको नियम बताया जाएगा उसको मैं अपने को पीड़ित बनाऊंगा कि हमको रोका जा रहा है, हमारे माइक बंद कर दिए जा रहे हैं। आसन को साबित करूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं। अब तो सवाल है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सबको अगर आप पक्षकार बना रहे हैं, ये सब मिलजुल के हमारे खिलाफ हैं और ये सब नरेंद्र मोदी के सामने झुके रहते हैं। जब ये अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने एक तस्वीर जारी कर दी। जब ये गए थे इनसे हाथ मिला रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो झुक गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि, तो बोले कि आप, और वो उनके उनके सामने ही बोल कह रहे हैं, वो लोकसभा में भाषण दे रहे हैं। और फिर लोकसभा अध्यक्ष ने, ओम बिरला जी ने कहा कि भाई मैं अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं बंद कर सकता। तो इस स्तर की जब बात आ जाती है, दूसरा क्या है कि जब आप की राजनीति सफल नहीं होती है तो आप किसी न किसी प्रकार से अपने अंदर में, जो आपके अंदर निगेटिविटी आती है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग होती है। तो अब इस समय चूंकि राहुल गांधी जी की जो नीति मुझे समझ में आती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ न कुछ इस देश में श्रीलंका जैसा हो जाए, कुछ नेपाल जैसा हो जाए, कुछ बांग्लादेश जैसा हो जाए, तो उनकी सारी रणनीति, सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द चलती है। और चूंकि सुरक्षा
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा यूएसपी है। तो जो उसका यूएसपी है उसी पर डेंट करो, उसी को सामने लाओ। अब जिस पुस्तक की वो बात कर रहे हैं वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, इस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। जब भी हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद जब भी संसद शुरू होता है तो कोई न कोई मुद्दे ऐसे आते हैं, कुछ मुद्दे विदेश से ही आते हैं। कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाता है, कभी बीबीसी का जो है गुजरात दंगे पर एक डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी पेगासस आ जाता है, उसको लेके यहाँ संसद में हंगामा। इस बार कुछ नहीं हुआ तो विदेश के में बैठे हुए एक व्यक्ति का एक लेख लेकर आप आ जाते हैं। अच्छा, उस लेख को भी मैंने पढ़ा है और मैं आपके दर्शकों को भी कहूंगा कि अगर वो लेख अब उपलब्ध है, पहले तो था, तो उसकी कॉपी कहीं से लेके पढ़ ले। उस लेख में ऐसा कुछ नहीं है। उस लेख में क्या है? उस लेख में यह है कि 20 अगस्त 2020 को एकाएक जो रेजिंगला, जो हमारा कैलाश रेंज है, और तो वो रेजिंगला पर्वत जो है, रेजिंगला में ये लोग थे, तो इनको दिखाई दे रहा है कि चीन के 4 टैंक बढ़ रहे हैं। रात का समय है, चीन के 4 टैंक बढ़ रहे हैं। तो वहां की टुकड़ी ने अपने कमान को फोन किया, वहां से जो है आर्मी चीफ के पास आता है। आर्मी चीफ मनोज नरवणे साहब ने 4 फोन किए, रक्षा मंत्री को किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को किया, विदेश मंत्री को किया, सीडीएस को किया, लेकिन उनके पास, अच्छा बताता हूं, उनके पास नहीं आता है। फिर वहां से हुआ कि आगे बढ़ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हमने दोबारा फोन किया, तब भी नहीं आया। उसके बाद उधर से जो चीन की ओर से उसमें आवाज आती है कि वी आर नॉट मार्चिंग फॉरवर्ड, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप जहां हैं वहीं रहे, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, और मॉर्निंग में इस पर हम बात करेंगे। ये वो उधर से आ रहा है। अब फिर इनकी रिपोर्ट आ रही कि नहीं, वो फिर आगे बढ़ रहे हैं। तब 10:30 के आसपास राजनाथ सिंह जी का फोन जाता है कि प्रधानमंत्री से हमारी बात हो गई है, आप वहां निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र है, क्योंकि अब आप वहां हैं, आप जो चाहें करें अपने अनुसार। तो फिर हमारी सेना की टुकड़ी ने वहां जो उनके तोप थे या टैंक जो भी थे, तो उसको उन्होंने उनकी ओर मुंह किया और उसको नीचे की ओर किया, दिखाने के लिए कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो हम चलाएंगे, और हम उनसे ऊपर हैं। हम हाँ, मैं भारत के जो है कंट्रोल के पोजीशन में। अब इसमें मैं निष्कर्ष निकालता हूं, से निकालता हूं कि अगर उस टुकड़ी की ओर से घोषणा हो रही कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि नरवणे साहब के फोन के बाद जो बैक चैनल होता है सेना के अलावे सीनियर लेवल पर, उस पर बातचीत हुई और मैसेज गया, तभी वहां से बोला गया। उस लेख में है, इसका अर्थ कुछ भी लगा लीजिए। तो और उसके बाद आपको कहा गया कि आप जो चाहे सो करें, तो इसमें कहां किसी का हाथ बंधा हुआ है? ये तो पूरी स्वतंत्रता है, और देश ये नहीं समझ रहा है। राहुल गांधी, सवाल है कि हिंदी समझ आनी चाहिए ना सर, जो उचित समझे वो करें। अगर अवधेश सर हमसे ये कह रहे हैं तो मैं ये मान रहा हूं कि सर मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ करूंगा वो ठीक करूंगा, यही बात है। तो वो सेना को तय करना था। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि भारत और चीन में तनाव जितना रहा हो, 1962 के बाद एक बार 1967 में गोली चली है नाथुला पर, उसके बाद से नहीं चली। गलवान में इतना कुछ हो गया, कोई गोली और तोप नहीं चला है। किससे लड़ाई हुई है? लाठी से, रॉड से, पत्थर से, है ओ कटीले तार से, धक्का मुक्की, यही ना लड़ाई हुई है। तो गोली चलाने का आदेश दे दिया जाएगा अचानक क्या पूरी चीज को? और 1993 से लेकर 2013 तक, जिसमें उनकी सरकार के ही समझौते ज्यादा, एक समझौता अटल बिहारी वाजपेयी के समय का है, जो 6 उसमें सीमा की शांति के लिए है, वो उन्हीं को उसका पालन सरकारें करती है, लेकिन पालन तोड़ भी सकते हैं। जब ऊपर लेवल की बात हो चुकी है, वहां से आ रहा है, सेना को छूट दे दी गई है, लेकिन जब गोली कभी चली नहीं है तो ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारे यहाँ गोली नहीं चली है। जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी सेना मर गई, हमारे सेना का बलिदान हो गया, कुछ नहीं हुआ, अगर उस गलवान की जो जगह है, वो जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज तो हमारे हाथ में पहले था भी नहीं। इन लोगों को 1962 में आपके 250 के आसपास सेना की वहां बलि चढ़ गई थी और छोड़ के भाग आए थे।
ये मालूम नहीं है राहुल गांधी को। उसकी जरा हिस्ट्री पढ़ ले पूरे कैलाश रेंज की, कैसे उसको वापस लिया गया। तो वो अगर उस समय जो जो 15-16 जून 2020 को जो घटना हुई है गलवान की, अगर उसमें धक्का मुक्की हो रहा था, हमारे सैनिक केवल धक्का खा रहे थे कि उनको भी धक्का दे रहे होंगे। जब वहां कोई जो लड़ने आ जाता है तो क्या जवान पूछने आता है वो मरने के लिए तैयार है क्या हो? तो बाद में सितंबर 2020 में चीन के जो राष्ट्रीय सैन्य कमांड है उसने एक रिपोर्ट दिया है, उसने स्वीकार किया है कि हमारे लोग, हालांकि उसने 5 सैनिकों के बलिदान होने की बात की है, लेकिन जो रूस की तास एजेंसी है उसने उस समय लिखा था कि 45 उनके भी जवान वहां जो है हताहत हो, वो उनकी मृत्यु हुई थी 45 की। और उसने उन 5 को बाद में बलिदानी का दर्जा दिया, मार्टायर का दर्जा दिया है वहां। और फिर उसमें उसमें जो जो मूल बात है वो सुनिए। उसने जो लिखा है कि हमारे सैनिकों ने ये कहा है, जो लोग वहां थे, कि भारत ने समझौते का उल्लंघन किया, हमारे सीमा में घुस गए, हमारे सीमा में उन्होंने अपने सड़क बना लिए, उन्होंने और चीज बना ली, अपनी लामबंदी कर ली, तब हम उनको रोकने गए थे। तो चीन तो ये कह रहा है उनके यहाँ, और आप कह रहे हैं कि, तो इसलिए राहुल गांधी का क्या है कि राहुल गांधी की जो पूरी नीति है, मैं लंबे समय से बोल रहा हूं, ये जो देश में हारे हुए, नकारे गए, ठुकराए गए जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट है, वो सब उनके इर्द गिर्द पिछले 5-6 वर्षों से है। वही लोग उनकी रणनीति बनाते हैं। तो जो उन्होंने कहा कि इस देश को जेएनजी बचाएगा, देश का संविधान खतरे, पिछली बार क्या है कि वो संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म हो जाएगा, चुनाव में थोड़ा चल गया। चल अब गया उनको लगता है कि उसी प्रकार से हम थोड़ा इस कुछ झूठ नया। को फैलाएंगे और ऐसे करेंगे तो वो करेगा। अब ये पॉलिटिक्स है उनकी। सर ये मतलब अब उनकी राजनीति का हिस्सा हो गया ना कि ये टकराव, ये गम लड़ाई की मुद्रा में हमेशा रहना। और जो आप कह रहे हैं कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, कांग्रेस का वामपंथीकरण भी हो गया है क्या? नहीं नहीं, वामपंथीकरण नहीं, इसको नक्सलीकरण कहेंगे तब सही शब्द होगा। और मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लंबे समय से बोलता था तो हमारे कांग्रेस के मित्र एक आध बार मिलते थे, बोलते आप एकदम सही बोल रहे हैं, अब कुछ ज्यादा ही हो गया हुआ है। तो ये जैसे पहले माओवादियों की, नक्सलियों की एक नीति होती है कि पूरा एक झूठ फैलाओ। पहले होता था कि सारी सत्ता पर पूंजीवादियों का, पूंजीपतियों का कब्जा है, पूंजीपतियों के पास सत्ता मिली हुई है, सत्ता निहित स्वार्थी तत्वों के हाथ में है, बुर्जुआ उन पर शासन कर रहे हैं, ये सब एक क्रोनिक कैपिटलिज्म का भाव है, इसके विरुद्ध विद्रोह करो, तुम्हारा कैसे शोषण हो रहा है, कैसे इससे मुक्ति होगी। उसी विषय को जो एक खूनी क्रांति के लिए वो तैयार करते थे ट्रेनिंग दे करके, ठीक वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में राहुल गांधी कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस की जो परंपरागत पॉलिटिक्स रही है, एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स, मध्य मार्गी राजनीति की, उसके मानने वाले लोग आज भी कांग्रेस में, लेकिन रणनीति में नहीं है। तो वो ये समस्या पैदा हो रही है। लेकिन आप किसी का चरित्र, अब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति पार्लियामेंट के बाद आके बोले, आप वो विपक्ष के नेता है, देश के दूसरे सबसे बड़े नेता कहा जाना चाहिए भारत में इस समय राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टि से, उनकी कुछ भूमिका होनी चाहिए। क्या बोलते हैं, एपस्टीन फाइल में अभी माल बहुत है, आप बताइए। और एक कांग्रेस में लंबे समय से चल रहा है, पृथ्वीराज चौहान ने तो बयान दे दिया 2 महीना का पहले कि मोदी की कुर्सी हफ्ते भर में जाने वाली है, मैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहा हूं, एपस्टीन फाइल में मोदी भी है। अब बताइए, इस प्रकार के, जिसके पास सूचना पहुंची हो, इस प्रकार की पॉलिटिक्स हो, किसी ढंग से मोदी जाए या बाहर निकलेंगे तो लोग लाठी से पीटेंगे इनको। अब देखो इनके देश गाड़ी में पर आग जूता लग चढ़ा जाएगा। दिया, मोदी देश का में भय आग लग खत्म हो जाएगा। गया। तो इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग हो रहा है। लेकिन मैं जो अंतिम बात आपसे कह रहा हूं, आपके दर्शकों से, कि जब आप कहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर पुलिस ने आपको जो स्थान दिया है उस स्थान पर आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। आप अगर मार्च करते हैं तो आपका स्थान तक, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। जब उसके आगे बढ़ते हैं तो या तो धारा 44 के तहत आप कस्टडी में लिए जाते हैं या आप अरेस्ट होते हैं। तो लोग वहां रुके, हम लोग आंदोलन के व्यक्ति रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, रुक जाते थे। पार्लियामेंट को सड़क से भी विकृत अवस्था में पहुंचा देना, सड़क पर भी प्रदर्शन के विरोध के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है, जो नहीं करते हैं उनके साथ सजा होती है, वहां से एक हिंसक अराजकता की शुरुआत होती है।
पार्लियामेंट को अगर आप लोग कहते हैं सड़क में परिणत कर दिया, पार्लियामेंट को सड़क की विरोध राजनीति से भी विकृत अवस्था में अगर आप पहुंचा रहे हैं, तो फिर देश को तय करना पड़ेगा कि हम अपने देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। विपक्ष को भी तय करना पड़ेगा और कांग्रेस के लोगों को भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि महिला सांसदों को योजना पूर्वक रणनीति से वहां भेज दिया जाए कि प्रधानमंत्री को रोकना है आपको। सर कहा जा वो रहा है ऐसा कि बकायदा व्हाइट पेपर पर प्लानिंग हुई है, बकायदा मार्किंग की गई है कि कौन सा सांसद कहाँ खड़ा होगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। इसमें 3 दलित महिला सांसदें भी शामिल है, जो 8-10 महिला सांसद थी उनमें, इस ये तरह तो से। ये तो ये तो वहां से गुजरने वाले पत्रकारों ने ही बोला है, ये नहीं कि कोई भाजपा बोली है। मैं अभी हाँ हाँ एक हाँ। बड़े चैनल का पत्रकार का स्टेटमेंट सुन रहा था, मेरी और उनसे वो भी बात नहीं हुई कांग्रेस है। बीट के पत्रकार हैं, कांग्रेस बीट के हाँ, तो पत्रकार हैं। वो उन्होंने कहा कि ये स्थिति थी वहां, तो अगर वो बता रहे हैं तो उसको मैं नकार नहीं सकता हूं। अगर मेरे पास वो जानकारी नहीं है, अगर ये तो बिना योजना का तो नहीं जा सकते हैं ना। ऐसे कैसे एक साथ 7 महिला चली जाएगी भाई? जिस मतलब गायकवाड़ जी का जो नाम आ रहा है, वर्षा गायकवाड़ का, उनके साथ और भी लोग वहां हैं, तो वो सब बगैर योजना का। तो अब उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि पहली ये जो व्यूह रचना होती है, जैसे युद्ध लड़ने के लिए आप एक व्यूह रचना करते हैं कि यहाँ ये खड़े होंगे घेरेबंदी, उसके पीछे समस्या आएगी तो हम रहेंगे, उसके पीछे ये रहेंगे, और आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको क्या पाना है। तो अब राहुल गांधी, ठीक है, अगर उनको ये था कि संसद के अंदर ही ऐसी स्थिति पैदा करो कि लगे कि यहाँ का डेमोक्रेसी फेल कर गया और देश का जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी, इसको लेके खड़ा हो जाए, देश में एक आग लग जाए, तूफान आ जाए और दुनिया में इसका मैसेज चला जाए, तो वो कर सकते हैं। मैं उसमें, मुझे डाउट नहीं होगा अगर ये भी आ जाए तो। जो आपने शुरू में कहा ना सर कि संख्या बल में चूंकि सत्ता पक्ष के सांसद ज्यादा हैं, जो कहानी आ रही है वो ये कि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरेंगे, तो चूंकि सत्ता बल के सांसद ज्यादा हैं, तो उधर से भी जवाबी कार्रवाई होगी या आक्रोश में लोग कुछ करेंगे। उसके बाद जो कुछ होगा तो फिर बाहर वो प्रताड़ना का खेल खेला जाएगा कि देखिए इस देश में महिलाओं के साथ सत्तारूढ़ के दल जो हैं, सांसद जो हैं, कैसा दुर्व्यवहार और प्रताड़ित कर रहे हैं महिला सांसदों को दोनों बातें रही होगी। प्रधानमंत्री के सामने। अंदर अगर नहीं, बाहर तो करेंगे ही, बाहर तो उनको ले जाना, संसद तो 24 घंटे नहीं चलता रहेगा, लेकिन अंदर भी कोई न कोई ऐसी योजना रही होगी कि यहाँ का दृश्य, कैमरे लगे होते हैं, इतनी अव्यवस्था का लगे कि भारत के संसद में मार शुरू हो गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा गिर गई है, विपक्ष इस अवस्था में पहुंच गया है कि उसको कि वहां हिंसा हो गई, उनको हमले हो गए, फिर इसको बाहर बनाओ। तो ये हो सकता है, उसमें बगैर योजना के तो रहा ही नहीं होगा, क्योंकि वो अगर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भारत में भी कुछ जेनजी हो जाए, तो उसके लिए कहीं से भी जा सकते हैं। जब वो बाहर जाकर के बोलते ही हैं कि हमारे देश में दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कुछ बोल नहीं पाते हैं, करते ही रहते हैं वो तो। अब ये तो देश को तय करना पड़ेगा कि पहली बार पार्लियामेंट के जिन लोगों ने नियम बनाए थे, उनको कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार से कभी कोई विपक्ष का नेता हो सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देना हो, उस पर कुछ बोलना ही नहीं है। पहले तो जब भी आता था तो उनका पूरा अडानी और हिंडनबर्ग चलता था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ नहीं बोलते थे। इस बार भी आप देखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक शब्द नहीं बोलते थे। लोकसभा अध्यक्ष ने एक नियमन दिया कि आप अ, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार पर तथ्यों से अटैक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो पुस्तक छपी नहीं है, किसी लेख के आधार पर कोट करके आप नहीं बोल सकते। तो वो सर उनको लास्ट करना ही नहीं है। एक लाइन में खत्म करिएगा। सरकार ज्यादा धैर्य तो नहीं दिखा रही है, नरेंद्र मोदी ज्यादा धैर्य तो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हर बार सीमा लांघी जा रही है और एक सीरियल ऑफेंडर की तरह राहुल गांधी संसद के किसी नियम कानून को मानते नहीं है। वो अपनी डफली, अपना राग वाला हिसाब किताब है और अब तो सीमा लांघी जा रही है। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि फिर सरकार को धैर्य क्यों रखना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, सोच एक्शन के लिए सोचना आसान है, करना कठिन है। भारत के संसदीय व्यवस्था में के नियम के तहत विपक्ष के नेता को आप अ, सदस्यता उसकी समाप्त कर दे। एक ही हो सकता है कि उनकी सदस्यता
समाप्त करने का एक प्रस्ताव आए, उनको हटाया जाए, ये संभावना नहीं है। सरकार को इसको सहन करना पड़ेगा, लेकिन एक रणनीति चाहिए उनसे निपटने की, ताकि पार्लियामेंट ठीक से चले और पार्लियामेंट में जो भारत जो विषय है उसी विषय पर बहस हो। कोई न कोई इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन धैर्य वगैरह तो अंतिम सीमा तक बनाए ही रखनी पड़ती है। जो सरकार में होता है उसको तो धैर्य रखनी पड़ेगी और अंतिम सीमा तक रखनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही कि भविष्य में हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे सर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर।